इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम श्रोता भाइयों बहनों को प्रतिभा बहन और स्वाति बहन की राम राम राम। राम। स्वाति बहन, देखिए ना, कुछ ही दिनों में मानसून की आवक तेज होने वाली है और आज भी झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो कुछ जरूरी काम जल्दी पूरा कर लें। प्रतिभा बहन, किसान भाइयों ने खेत तो तैयार कर ही लिए हैं, अब बस बोनी की देर है। पर भैया, खेती बाड़ी के अलावा कुछ दूसरे काम भी तो करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल स्वाति, करना बहुत ज़रूरी होता है। बारिश के पहले भैया अपने खेत के पास खेत तालाब की व्यवस्था बना लें ताकि आगामी मौसम में खेतों में पानी की कमी ना हो सके। इसके अलावा कुओं और तालाबों की भी सफाई कर लें, यानी जो पानी के स्रोत होते हैं उसकी सफाई ज़रूर कर लें। और साथ ही भैया ध्यान रखें, खेत में जल भरा होने की स्थिति में गमबूट का इस्तेमाल करें और अपने पशुधन यानी कि गाय बैल के जो कोठे हैं ना, उसमें पानी जमा ना होने दें। कोठा को साफ सूखा रखें। जहाँ भैया पशुओं का चारा रखा जाता है, वहाँ से चारा निकालते समय सावधानी रखें। हाँ भाई स्वाति, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि सांप बिच्छू जैसे जहरीले कीट जो होते हैं ना, ऐसी ही जगह पर छिपते हैं। बिल्कुल। इसलिए तो इस मौसम में सर्पदंश की जो घटना है वो ज़्यादा होती है। और धोखे से अगर सर्पदंश की घटना हो भी जाए ना, तो बिना समय बर्बाद किए मरीज को तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाएं। झाड़ फूक और ओझाओं के चक्कर में ना फंसे, वरना मरीज की जान भी जा सकती है। इस बात का आप ध्यान बहुत अच्छी बात बताई प्रतिभा बहन आपने। ये तो सही है कि हमारे किसान भाइयों को झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में बिजली के तारों को छूने से बचें। भैया जांच लें, कहीं टूटा फूटा तार तो नहीं लगा है, उसे तुरंत बदल दें। साथ ही खेत के कुएं में लगी मोटर या बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें, क्योंकि बारिश में करंट लगने की घटनाएं भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। हाँ, बढ़ रही हैं और बढ़ती जाती हैं। किसान भाइयों, इस मौसम में बरसाती कीड़ों का ज़्यादा प्रकोप भी होता है, इसलिए भाई मच्छर की जाली का उपयोग ज़रूर करें। इसके अलावा भैया बारिश से पहले अपनी छत और घर के आसपास बनी नालियों की सफाई ज़रूर कर लें और ये देख लें कि नाली में कहीं पानी जमा ना हो। नाली और नालों को साफ रखें ताकि बरसात का पानी आसानी से निकल सके। प्रतिभा बहन, इस मौसम में अपने स्वास्थ्य, अपने खान पान पर भी तो ध्यान रखना जरूरी है। भैया बारिश के मौसम में स्वच्छ और संतुलित आहार लें। कटे हुए फल और सब्जियों को खरीदने से बचें, क्योंकि कटे और खुले रखे भोज्य पदार्थ नमी के कारण जल्दी से खराब हो जाते हैं। हाँ भाई, ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। स्वाति, इन दिनों हम देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही है। दुर्घटनाओं का ये ग्राफ बारिश में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए भैया बारिश के मौसम में धीरे और सावधानी से गाड़ी चलाएं और धीरे चलें, क्योंकि भैया दुर्घटना से देर भली। वो तो ठीक है प्रतिभा बहन, दुर्घटना से देर भली, लेकिन अभी ज़्यादा देर हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने अपने किसान भाइयों और बहनों को आज के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी नहीं दी है। हाँ स्वाति, तो भैया ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बताते हैं आज के आकर्षण। आज हम बात करेंगे एकीकृत कृषि प्रणालियों पर, और साथ ही आज के मेहमान क्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर विजय पराटकर से मक्का में समसामयिक कार्यों पर डॉक्टर प्रतिभा टिलाटिया की बातचीत। और आज है गुरुवार, यानी कि लोकरंजनी। इसमें हम अपने श्रोताओं को पसंदीदा गीत भी सुनवाएंगे। लेकिन अब समय हो चुका है महत्वपूर्ण संदेशों से जुड़ने का, तो चलिए सुनते हैं ये संदेश। किसान भाइयों बहनों, अभी आपने सुना ये संदेश और अब लोकरंजनी क्रम की शुरुआत हम यहाँ कर रहे हैं। लोकरंजनी क्रम के लिए हमारे पास पहला पत्र ये रखा है हमारे हाथ में, ये है। और ये पत्र आया है प्रतिभा बहन टावर स्ट्रीट न्यूटन से। निक्षार खान, उमेश गुप्ता, शैलेंद्र राय, महेश शुक्ला, अमरनाथ और अभिलाष सूर्यवंशी वाम इनके सभी मित्रगण। और प्रतिभा बहन, मुझे भी तो आपके हाथ में एक पत्र दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरे पास भी एक पत्र है। परासिया रोड न्यूटन वार्ड नंबर 1 से हमारे जो श्रोता हैं वो है हरिराम साहू, तारा साहू, पायल गगन साहू, वंदना चंद्र प्रकाश साहू, मास्टर प्रिंस, मास्टर यूवी, भवानी साहू, पप्पू साहू, सलीम अंसारी का। चलिए इनकी मिली जुली फरमाइश पे एक गीत सुनते हैं। आज गुरु को की जो बंदगी और कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को हो
गुरु कर ले आप समा। भजलो रे तम भाया कोई ख्याली न ख्याली रचाया बाजी कर बाज लगाया जो केसर खेल जमाया तम देखो तमाशा रे भाया गुरु आया है हो जी मन भाया है हो जी। बिना मूल एक जरकट ठाड़ा पान फूल नहीं छाया गुरु छाया है हो जी। हाँ बिना मूल एक जरकट ठाड़ा पान फूल नहीं छाया गुरु छाया है हो जी। अरे मारा मन में ऐसी आवे हमारा मन में ऐसी आवे अरे थोड़ी हमारे फल खाया गुरु खाया है हो जी। गुरु भजलो रे तम भाया कोई ख्याली न ख्याली रचाया बाजी घर भाग लगाया तम देखो तमाशा रे भाया गुरु आया है हो जी मन भाया है हो जी। हर बिना बात एक नटवा नाचे अजब खेल दर्शाया गुरु आया है हो जी। हाँ बिना बात एक नटवा नाचे अजब खेल दर्शाया गुरु आया है हो जी। अरे ऊपर चढ़कर मंगल गावे हाँ ऊपर चढ़कर मंगल गावे हर प्रेम का गीत सुनाया गुरु आया है हो जी। तारी नाभि कमल में बसे गणेशा ज्ञान गुरा से पाया गुरु पाया है हो जी। हर कोई कर जोड़ी गोरख बोला हाँ कोई कर जोड़ी गोरख बोला हर गुरु का मंगल गाया गुरु आया है हो जी। गुरु भजलो रे तम भाया कोई ख्याली न ख्याली रचाया बाजी कर बाज लगाया तम देखो तमाशा रे भाया गुरु आया है हो जी मन भाया है हो जी। जी हो जी किसान भाइयों बहनों, अभी आपने ये गीत सुना, इसमें कलाकार थे ओम प्रकाश सोमानी और साथी। और चलिए किसान भाइयों, अब हम जुड़ते हैं हमारी आज की बात से। एकीकृत कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, भारत में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी और जटिल समस्या है, जहां एक और हमारे किसानों के पास सीमित भूमि है और किसानों को कृषि से अधिक उपज प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में भैया एकीकृत कृषि प्रणाली का अपने आप में बहुत महत्व है। बिल्कुल स्वाति, तो चलिए भाइयों, ये एकीकृत प्रणाली होती क्या है ये हम जान लेते हैं। भैया, ये एकीकृत कृषि प्रणाली एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें कई तरह के कृषि घटक, फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी की फसलें, वानिकी फसलों को एकीकृत के रूप में अपनाया जाता है।
प्रतिभा बहन, एकीकृत कृषि प्रणाली के बहुत से लाभ होते हैं। बिल्कुल, लाभ हम बता दे रहे हैं। अच्छा स्वाति, यदि हमारे किसान भाई एकीकृत कृषि प्रणाली से खेती करें तो उन्हें बहुत से फायदे होते हैं, जैसे कि आय में वृद्धि, संसाधनों का बेहतर उपयोग, मिट्टी, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा में सुधार वगैरह। तो भैया, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आय में वृद्धि। किसानों की एकीकृत कृषि प्रणाली से खेती करने में आय में बहुत वृद्धि होती है और एक ही खेत में फसल, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन को एकीकृत करके हमारा किसान वर्ष भर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने। किसान भाइयों, एकीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत संसाधनों का बेहतर और अच्छा उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो स्वाति, पशुओं का जो गोबर होता है ना, उसे खाद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कही प्रतिभा बहन। जो पशुओं का जो गोबर होता है उसे घर पे बनाया जाता है और उसको हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और प्रतिभा बहन, फसलों का जो अवशेष होता है उसका उपयोग पशुधन चारे के रूप में भी हम कर सकते हैं। और प्रतिभा बहन, इसके अलावा हमारे किसानों को एकीकृत कृषि प्रणाली से मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य में भी बहुत लाभ मिलता है। बिल्कुल, जैविक खाद और फसल चक्रीकरण के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। भाई, पर्यावरण संरक्षण करने में भी एकीकृत कृषि प्रणाली में बहुत मदद मिलती है। यह रसायनों के उपयोग को कम करता है, जिससे प्रदूषण भी कम होता है और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। ये एकीकृत कृषि प्रणाली न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी फायदेमंद है। ये एक स्थायी और लाभदायक कृषि प्रणाली है। किसानों, यह एकीकृत कृषि प्रणाली खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है। वो कैसे स्वाति, बताओ तो। यह विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्रदान करता है। इसके अलावा यह किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों और पशु उत्पादों का उत्पादन करने में मदद करता है, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। तो भैया, देखा ना आपने, एकीकृत कृषि प्रणाली से खेती करने से बहुत से फायदे हैं। तो ये थी हमारी आज की बात एकीकृत कृषि प्रणाली पर। तो प्रतिभा बहन, मुझे आपके हाथ में एक पत्र दिखाई दे रहा है, जरा बताएं तो ये पत्र कहाँ से आया है? ये है सोनपुर मल्टी छिंदवाड़ा के हमारे श्रोता श्री राम बंदेवार, प्रथम बंदेवार, दीपक और दीनानाथ बंदेवार। इनके साथ में है ज्योति बंदेवार। तो इन सभी श्रोताओं की मिलीजुली फरमाइश पर हम सुनते हैं ये गीत। हो गओ भुन सारो भुन सारो भुन सारो हाहुरे हाहुरे हो 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 हल लेके चलोगे तन में खेत बोने के दिन आए हल लेके चलोगे तन में खेत बोने के दिन आए 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 वो हल लेके चलो के तन में खेत बोने के दिन आए धरती कहे है पुकार के बादल बने हैं पुहार के ओ रिम झिम पानी गिरे ओ हवा बहे लहरार के मोरनी नाचे छम 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 कुकर कुहू कुकरू कु कुकर कुहू कुकरू कु मुर्गा
मुर्गा बोले कुकर कू कुकरू कू, कुकर कू कुकरू कू। मुर्गा बोले वो हलेली के चलो के तन में खेत बोनी के दिन आए। वो हलेली के चलो के तन में खेत बोनी के दिन आए। कन्ना में मैंने हरे धरे लो, हाँ हरे धरे लो। ज्वाला बैले गले बांध दो, हाँ गले बांध दो। सर पे फेटा लपटा लो, हाँ लपटा लो। रोटी चटनी संग धर लो, हाँ संग धर लो। अरे टुने टुने घंटी बजे, टुने टुने घंटी बजे बैलन की। टुने टुने घंटी बजे, टुने टुने घंटी बजे बैलन की। तो हलेली के चलो के तन में खेत बोनी के दिन आए। वो हलेली के चलो के तन में खेत बोनी के दिन आए। खेत बोनी के दिन आए, खेत बोनी के दिन आए। खेत बोनी के दिन आए, खेत बोनी के दिन आए। हारी 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 किसान भाइयों, चलिए अब हम जुड़ते हैं महत्वपूर्ण संदेशों से। किसान भाइयों, अब समय हो चुका है मेहमान क्रम से जुड़ने का। चलिए मेहमान क्रम के अंतर्गत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर विजय पराडकर से। मकामी समसामयिक कार्यों पर डॉक्टर प्रतिभा तिलाटिया की बातचीत। तो चलिए सुनते हैं ये मेहमान क्रम। आज के मेहमान क्रम में आज हमारे बीच है डॉक्टर विजय पराडकर जी। आज हम इनसे जानेंगे मक्का के विषय में। चूँकि अभी समय मक्का की बुआई का चल रहा है, तो इनसे हम ये जानेंगे समसामयिक विषय पर थोड़ी सी जानकारी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अभी मक्का को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मक्का की बुआई होने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों। मैडम, आपका जो समसामयिक के हिसाब से जो आज किसान भाइयों के लिए जो मैसेज या चर्चा जो जाने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, पूर्व में जो वर्षा हुई है तो एक्चुअल में मानसून, तो आपने देखा होगा कि नौतपा में बारिश हो गई, बहुत सारी किसान भाई में बड़ी हलचल हो गई थी और परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों ने बुआई की भी तैयारी कर ली थी। परंतु वास्तव में मानसून आज आने की दशा में बना हुआ है। जो हमको पूर्वानुमान मिल रहे हैं मौसम के, उसमें उनके हिसाब से अगले 4-5 दिनों में मानसून की मतलब अपनी असर दिखाएगा। निश्चित रूप से जो भी बारिश होगी वो मानसून की बारिश कहलाएगी। और हम किसान भाइयों को अक्सर बताते हैं कि क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मौसम का जो रुझान है वो बहुत ही, आपने देखा होगा ना, मौसम परिवर्तन है। तो पहले जो एक जैसी बारिश होती थी ना, एक जैसा एक क्षेत्र में हो जाती थी, ऐसा नहीं है। अभी तो ब्लॉक या ज़िले के स्तर पे जो वर्षा होती थी, आजकल वो टूट कर ये समझ लीजिए कि गांववार भी अलग अलग वर्षा होती है। कई बार तो एक ही गांव में एक तरफ वर्षा हो जाती है, दूसरा गांव का एरिया खाली रह जाता है। तो निश्चित रूप से इस बात को किसान भाई को समझना होगा, बहुत गंभीरता से लेना होगा कि हमारे क्षेत्र में या हमारा जो खेत है वहाँ पर बारिश की उपलब्धता कितनी हुई है। और उसके लिए जो सैद्धांतिक रूप से हम लोग बताते हैं किसान भाइयों के लिए, 100 मिलीमीटर वर्षा या 4 इंच बारिश जब तक हो नहीं जाती हमको खरीफ की बुआई नहीं करना चाहिए। परंतु क्योंकि अब किसान की अपनी परेशानी है या उनकी अपनी दिक्कतें कुछ है, तो उसके कारण से कई लोग या किसान भाई सूखे पास की बोनी या सूखे में बुआई करने की तैयारी में रहते हैं।
तो वास्तव में इसमें क्या नुकसान है इनकी जब हम किसान भाइयों से बात करते हैं, तो क्योंकि सूखे में जब बोने के कारण से पहले तो खरपतवार की समस्या बहुत बन जाती है, और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो पौध संख्या प्रति एकड़ हमको मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण से कम 10 से 12% या 15% तक के उनको उत्पादन में कमी आती है। तो हम कभी भी आपसे किसान भाइयों से सलाह देंगे कि जब तक 100 मिलीमीटर वर्षा, तो कम से कम 50-60 मिलीमीटर की वर्षा के बाद 2-2.5 इंच या 3 इंच बारिश हो जाए तो किसान भाई को होना चाहिए कि अपनी बुआई कर लें, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। कई लोग तो सूखे पास की बोनी कर रहे हैं, और मेरा मतलब है कि अभी मानसून आने वाला है, अब यदि बुआई करते हैं तो उनके लिए पौध संख्या मिलेगी, फसल की पौध अच्छी बैठक लेगी, और जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, और निश्चित रूप से उत्पादन को अच्छा मिलेगा। हम एक सवाल और पूछ रहे हैं कि बुआई में सावधानियां क्या किसान भाइयों को बरतनी चाहिए। ये तो आपने बता दिया कि वो जब बारिश अच्छी होगी तब आपको फसल लगाना है, बुआई करना। ऐसा किसान भाई क्या करें कि उसमें कीट का, रोग का प्रकोप ना हो? क्योंकि कई बार हम देखते हैं किसान भाई बहुत अच्छे से अपनी फसल लगाते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से कई कीट का प्रकोप हो ही जाता है। और फॉल आर्मी वर्म के बारे में तो हम जानते ही हैं कि इसका ज़्यादातर प्रकोप होता ही है खेतों में, तो क्या करें किसान भाई? सही प्रश्न किया आपने। तो मैं ये कहूँगा कि किसान भाइयों को चाहे जो हो, बीज उपचार आपको करना ही है। बीज उपचार आप करेंगे तो होने वाली जो आपत्ति आने वाली है, या होने वाली नुकसान है या परेशानी है, तो उसके लिए आपको कार्बेंडाजिम 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से आपको बीज उपचार करना होगा। वैसे ही साथ में थायरम जो आता है वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो 2 रसायन का उपयोग आपको बीमारी रोकने के लिए करना होगा। और मैं आपसे बार बार कहूँगा कि चाहे जो हो, आपको चाहे कीड़े से बचने के लिए हो या बीमारी से बचने के लिए, बीज उपचार करना आपका एक टीका लगाना, या आप बोलते हैं ना कि सावधानी लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। कीड़े से बचने के लिए, खास करके मक्का के लिए, मक्का में फाल आर्मीवर्म बहुत परेशान कर रही है, तो इसमें एक रसायन आता है साइया ट्रिनिलीप्रोल के नाम से, साइया ट्रिनिलीप्रोल। ये 6 ग्राम पर किलोग्राम बीज को उपचार करने पर फाल आर्मीवर्म को बहुत हद तक के रोका जा सकता है, या कहना चाहिए जो इसकी आपदा आने वाली है उससे बचा जा सकता है। वैसे ही मैं कहना चाहूँगा आपको कि यदि हमने फसल बो दिए तो 8वें दिन से आपको इसका निरीक्षण करना पड़ेगा फसल को, और जब आप देखेंगे कि पत्ते पर गोल एक धब्बा मिलेगा जिसमें क्लोरोफिल या हरा रंग नहीं होगा, एक छेद होगा, छेद पूरा नहीं होगा परंतु एक जाला सा मिलेगा, और ये इसका जो हरा रंग मतलब उसका गायब हो चुका होगा, और एक पतली सी सफ़ेद सी झिल्ली आपको उस मक्का के पत्ते पे मिलेगी। इसका मतलब फाल आर्मीवर्म का कहीं न कहीं उसका वास्तव हो रहा है, या मतलब कहीं न कहीं उपलब्ध है, और वो आगे जाके भयावहता की तरफ बढ़ेगा। इसलिए 8वें दिन से आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। और हम उन किसान भाइयों के लिए भी सलाह देना चाहते हैं जिनकी जैविक खेती या प्राकृतिक खेती मक्का की अपना रहे हैं, तो उसमें आपका नीम की खली है, नीम का तेल है, इससे उपयोग शुरू करना है आपको। और यहाँ तक कि आप घर की जो राख है इसका भी उपयोग करके इसका यदि भुरकाव कर देते पौधों पर, तो बहुत सारे जो कीड़े मतलब इस आर्मीवर्म का जो नुकसान होने वाला है उसको बचा जा सकता है। यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न और उठ रहा है डॉक्टर साहब कि मक्का जब हम लगा रहे हैं तो क्या इसके साथ कोई अंतर्वर्ती फसल भी लगा सकते हैं? एक बात मान के चलिए कि हमारी आजकल जोत बहुत छोटी हो गई है, 1.5 एकड़ 2 एकड़ के में जो किसान भाई अपना काम कर रहे हैं, तो बड़ी जोत के लिए भी संभव है, परंतु ठीक है अभी अंतर्वर्ती फसल में श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं श्रमिकों की जो परेशानी चल रही है उसके कारण से नीरा फसल, जिसको हम सोल क्रॉप बोलते हैं, उसके तरफ किसान भाइयों को रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। परंतु यदि हमारी ज़मीनें कम है, और इस ज़मीन में क्योंकि हमारा पूरा भरण पोषण एक परिवार का करना होता है, इसलिए किसान की आवश्यकता अकेले मक्का की या एक फसल की नहीं होती, उसकी तो तिलहन की ज़रूरत पड़ती है, दलहन की ज़रूरत पड़ती है, आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मक्का की फसल में अंतर्वर्ती फसल की बहुत सारी संभावना है। निश्चित रूप से किसान भाइयों को अंतर्वर्ती फसल पे ध्यान देना होगा, परंतु उसमें कहीं ना कहीं बंदिश आ जाती है, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे पास ऐसे रसायन है ना कि एक बार हमने छिड़काव कर दिया तो दूसरी कोई फसल नहीं बचती है, तो इसको हमको थोड़ा सा दुराव करना पड़ेगा। बड़ी जोत वाले के लिए ठीक है, हम कहेंगे आपसे कि खड़ी फसल में, जिसको पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड कहते हैं, उसका उपयोग करके
करके आप अपना बहुत सारा मतलब खरपतवार की समस्या को समाधान पा सकते हैं। परंतु मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आज के बाद भी बुआई किया जाना है मक्का की, तो वहाँ पर यदि अंतर्वर्ती फसल आप लेते हैं तो ऐसे में एक पेंडामिथिलिन एक रसायन है जिसमें मक्का के साथ दलहन लगा ले, तिलहन लगा ले या सब्जी लगा ले, उसके लिए बड़ा सुरक्षित रसायन है। तो यदि हम बुआई के तुरंत बाद यदि पेंडामिथिलिन का उपयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अंतर्वर्ती फसल भी आप ले सकते हैं और आपको खरपतवार पे भी अच्छा प्रबंधन हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मक्का में खास करके खरीफ की मक्का जो अभी बरसात का समय चल रहा है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, मूंगफली है, ग्वारफली है, बरबटी है, ये ऐसी बहुत सारी फसलें आप मक्का में ले सकते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जो अंतरण आपका हमने अब 2.5 फीट बताया था ना आपको, 75 सेंटीमीटर का कतार से कतार के बीच में आप एक कतार इन जो जिसको सेकेंडरी क्रॉप कहते हैं हम लोग, मुख्य फसल हमारी मक्का की होगी, जो द्वितीय फसल है या जो सेकेंडरी क्रॉप कहलाती है वो है जो भी हम अभी बहुत सारी फसलों के नाम लिए वो उसको लगाकर मक्का के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी और बोनस में आपको अंतर्वर्ती फसल का उत्पादन मिलेगा। तो इसका मतलब आप 1 एकड़ में 1.5 एकड़ की व्यवस्था करते हैं तो आपको इनकम जो है, आर्थिक लाभ जो है 1 एकड़ में 1.5 एकड़ के बराबर का आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही मैं कहूँगा कि रबी में भी योजना बनाते तो करीब रबी और जायद मतलब गर्मी के समय भी हम लोगों ने मक्का में करीब 25 से 30 फसलों का मतलब परीक्षण किया है और उनको किसान भाइयों को फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा भी मक्का में आप खरीफ के इसमें करेला है, ककड़ी है, तुरई है, कचरिया है, कद्दू है, हरी मिर्च है, ऐसी सब्जी वाली फसल भी रोपा लगाकर अंतर्वर्ती फसल से आप अतिरिक्त फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों बहनों को दी है। हमें उम्मीद है वो इसका लाभ ज़रूर लेंगे। तो सभी की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों राम राम। राम राम। किसान भाइयों, अभी आपने सुना मेहमान क्रम में के अंतर्गत डॉक्टर विजय पाटकर से मक्का में समसामयिक कार्यों पर डॉक्टर प्रतिभा तिलाटिया की बातचीत। और समय हो गया है अब आप सभी से विदा लेने का। तो चलते चलते हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि हमें पत्र ज़रूर लिखें। लोकरंजनी क्रम के अंतर्गत पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र, कुकड़ा हिल्स, छिंदवाड़ा, और हमारा पिन नंबर है 480001। और स्वाति, अब समय हो गया है तो चलिए अपने श्रोताओं से कहते हैं प्रतिभा बहन की और स्वाति जैन की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।